हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। अभी एक संडे या 2 संडे गैप हो चुका है, लेकिन हम लोग अब इसके आगे अब कोशिश करेंगे कि हर संडे को प्रैक्टिस सेट दे पाएँ। तो इसलिए अब शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ये भी करीब कोशिश किए हैं कि 40 क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। गृह विज्ञान है, केवल लड़कियों के लिए है, केवल लड़कों के लिए है, ना लड़कों ना लड़कियों के लिए है, दोनों के लिए है। तो गृह विज्ञान किसके लिए है? केवल लड़कियों के लिए और केवल लड़कों के लिए, ना लड़कों ना लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। तो ये किसके लिए है? ये दोनों के लिए है। कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इसे पढ़ सकती हैं, ये लड़के भी इसे पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है? गृह विज्ञान का क्या महत्व है? केवल सैद्धांतिक है, केवल व्यवहारिक है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है, कोई महत्व नहीं है। गृह विज्ञान का क्या महत्व है? केवल गृह विज्ञान केवल सैद्धांतिक है, केवल व्यवहारिक है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है, कोई महत्व नहीं है। तो गृह विज्ञान का क्या महत्व है? ये केवल सैद्धांतिक या केवल व्यवहारिक नहीं है, ये क्या है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है। ठीक, गृह विज्ञान का क्या महत्व है कि ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है। गृह विज्ञान है न केवल लड़की के लिए सिर्फ और न केवल लड़के के लिए, ये किसके लिए? लड़की और लड़के दोनों के लिए होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चेक का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चेक का प्रकार नहीं है? तो हम लोगों ने जो चेक पढ़े हुए हैं उसमें हम लोगों ने जो भी चेक पढ़ा हुआ है, तो क्या है उसमें? आदेशक चेक है और रेखांकित चेक है, दूसरा वाहक चेक है, तीसरा, चौथा है सीमित चेक और पांचवा है तिरछा चेक, छठा है सुपर चेक। फिर से आप सुनिए एक बार ऑप्शन। इसमें क्या है कि आदेशक चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक, सीमित चेक, तिरछा चेक, सुपर चेक, 6 चेक दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या इसमें जो नहीं है ये देखते हैं कि देखिए ये नहीं, ये क्या है? नहीं पे हम लोग ध्यान देंगे। नहीं, ठीक है। तो नहीं को ध्यान देते हुए चलेंगे कि हम लोगों ने इसमें से कौन कौन सा चेक पढ़ा हुआ है। आदेशक चेक पढ़ा है, हाँ। तो कौन कौन सा चेक नहीं पढ़ा है इसको देखते हैं कि इसमें आदेशक चेक पढ़ा हुआ है, रेखांकित चेक पढ़ा हुआ है और क्या वाहक चेक पढ़े हैं? हाँ। सीमित चेक पढ़े हुए हैं? हाँ। क्या नहीं पढ़े हैं? तिरछा चेक और सुपर चेक नहीं पढ़े हुए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला, पांचवा और छठा। कौन कौन सा? हम लोगों ने आदेशक चेक पढ़ा है, रेखांकित चेक पढ़ा है और वाहक चेक पढ़ा है, सीमित चेक पढ़ा है, लेकिन तिरछा और सुपर चेक नहीं पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार के चेक पर 2 समानांतर तिरछी रेखा खींच दी जाती है? हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि किस प्रकार के चेक पर 2 तिरछी समानांतर रेखा खींच दी जाती है। सीमित चेक पर खींची जाती है, रेखांकित चेक पर खींची जाती है, वाहक चेक पर खींची जाती है, यात्री चेक पर। तो एक बार बताइए आप लोग, कौन सा चेक ऐसा है किस प्रकार के चेक पर 2 समानांतर तिरछी रेखा खींची जाती है? सीमित चेक, रेखांकित चेक, पहला ऑप्शन है सीमित, दूसरा है वाहक, तीसरा है रेखांकित चेक और चौथा है यात्री चेक। तो किस चेक पर? चौथे का ऑप्शन क्या होगा? चौथे का ऑप्शन होगा कि रेखांकित चेक। जैसा कि नाम से ही है, रेखांकित चेक पर 2 समानांतर तिरछी रेखा खींच दी जाती है। ठीक, और इस चेक का क्या है? इस चेक का भुगतान जो है, रेखांकित चेक का भुगतान जो होता है अकाउंट टू अकाउंट होता है। रेखांकित चेक का भुगतान अकाउंट टू अकाउंट होता है। याद होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने क्या
सीमित चेक पढ़ा है, वाहक चेक पढ़ा है, यात्री चेक पढ़ा है, जो यात्रा में सब लोग यात्रा में लेके जा सकते हैं जो चेक, और ये रेखांकित चेक पढ़ा है। तो रेखांकित चेक में जो दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं और रेखांकित चेक का भुगतान जो होता है अकाउंट टू अकाउंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, 5वें पे आते हैं, चेक की वैधता कितने दिन की होती है। चेक की वैधता कितने दिन की होती है इसको देखते हैं। 6 माह, 3 माह, 2 माह, 8 माह। तो चेक की वैधता कितने दिन की होती है? 6 माह की होती है। ठीक, 6 माह के बाद वो चेक का भुगतान, उस चेक का भुगतान नहीं कराया जा सकता है। तो चेक की वैधता कितने दिन की होती है? 6 माह की होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये छठा क्वेश्चन है कि चेक की वैधता को कब घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया। पहले क्या था? पहले था कि चेक की वैधता जो थी वो 6 माह थी। ठीक, अब उसे क्या है, उसे घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया। और ये कब किया गया? ये कब किया गया? चेक की वैधता को कब घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया? 8 मार्च 2018। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2012। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 मार्च 2018 और लास्ट है 5 अप्रैल 2012। तो कौन सा है? क्या 8 मार्च 2018 है, 1 अप्रैल 2012 है, 5 मार्च 2018 है, 5 अप्रैल 2012 है। तो चेक की वैधता को कब घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया? 1 अप्रैल 2012 को कर दिया गया। और कब किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जो चेक की वैधता 6 माह की थी उसे घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2012 को। 2012 में घटाकर जो चेक की वैधता 6 माह थी उसको घटाकर 6 माह से 3 माह कर दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि आयकर मुफ्त बचत है। आयकर मुफ्त बचत है। क्या LIC है, NSC है, दोनों है, कोई नहीं? आयकर मुफ्त बचत है, LIC और NSC दोनों, कोई नहीं। ठीक, तो क्या है? आयकर मुफ्त बचत है, दोनों LIC और NSC ये दोनों जो हैं ये आयकर मुफ्त बचत हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसको देखते हैं कि जीवन बीमा निगम का मुख्य प्रकार नहीं है। तो हम लोगों ने जीवन बीमा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें कौन सा प्रकार जीवन बीमा का नहीं है? क्या विशेष बंदोबस्ती योजना है, द्विबंदोबस्ती योजना है, सामान्य बंदोबस्ती योजना है, सीमित भुगतान आजीवन बीमा है? तो हम लोगों ने विशेष बंदोबस्ती योजना पढ़ा है और हम लोगों ने क्या द्विबंदोबस्ती योजना पढ़ा। सामान्य बंदोबस्ती योजना कोई भी योजना नहीं है, तो सामान्य बंदोबस्ती योजना नहीं पढ़ा है, बल्कि सीमित भुगतान आजीवन बीमा पढ़ा। तो कौन सा इसमें क्या पूछा है कि जीवन बीमा निगम का मुख्य प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? सामान्य बंदोबस्ती योजना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है कि LIC की स्थापना की गई। LIC की स्थापना कब की गई? 2 जनवरी 1952, 1 मार्च 1962 और 1 सितंबर 1956, 10 मार्च 1956। LIC की स्थापना LIC की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1952, 1 मार्च 1962, 1 सितंबर 1956 और 10 मार्च 1956। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या है 9th वाले का? इसका ऑप्शन है 1 सितंबर 1956। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत सरकार द्वारा LIC का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत सरकार द्वारा LIC का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जनवरी 1956। नेक्स्ट 1 मई 1956। फिर तीसरा ऑप्शन है 2 जनवरी 1956। फिर चौथा ऑप्शन है 4 मई 1956। तो इसमें 10वें का आंसर है कि 19 जनवरी 1956। 19 जनवरी 1956 को LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर देय बचत है। आयकर देय बचत है। 11वें का है आयकर देय बचत है। LIC, NSC, PPF सभी।
तो 11वें का है, 11वें का क्या है कि LIC, NSC, PPF सभी। तो 11वें का आंसर होगा सभी। आयकर देय बचत जो है वह सभी हैं, LIC भी है, NSC भी है और PPF भी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों पर प्रेस करना कैसा काम है। कपड़ों पर प्रेस करना यानी जो हम आयरन करते हैं वो कैसा काम, किस काम के अंतर्गत आता है। हल्का काम, भारी काम, मध्यम काम, कोई नहीं। तो क्या कपड़ों पर जो हम आयरन करते हैं वह किस काम के अंतर्गत आता है। क्या वह हल्का काम है, क्या वह भारी कार्य है या मध्यम कार्य है, कोई नहीं। तो 12वें का आंसर होगा कौन सा कि मध्यम कार्य है। कपड़ों पर प्रेस करना कैसा कार्य है, मध्यम कार्य है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, पिग्मी योजना। पिग्मी जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई। पिग्मी जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी। तो ग्रामीण बैंक द्वारा, शहरी बैंक द्वारा, सिंडिकेट बैंक द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। तो जो हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि पिग्मी जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी, सिंडिकेट बैंक द्वारा। किसके द्वारा, सिंडिकेट बैंक द्वारा शुरू की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वें का क्वेश्चन का जो है, किसी परिवार में थकान के कई कारण होते हैं, कौन सा एक उपयुक्त कारण है। किसी परिवार में थकान के कई कारण होते हैं, कौन सा एक उपयुक्त कारण है। कार्य की अनिश्चितता, पारिवारिक विवाद, असंतोषजनक कार्य दशाएं, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, किसी परिवार के में थकान के कई कारण होते हैं, कौन सा एक, मतलब थकान जो है ये इसमें कोई ये थकान कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक थकान भी है, मानसिक थकान भी है। ठीक, और हम लोगों ने मानसिक थकान में 2 प्रकार की थकान पढ़े हैं, एक कुंठाजन्य और दूसरा क्या है, बोर्डम थकान। ठीक, तो हम लोगों ने क्या थकान के 2 प्रकार पढ़े हैं। तो किस प्रकार के किसी परिवार में थकान के कई कारण होते हैं, कौन सा एक उपयुक्त कारण है। कार्य की अनिश्चितता, पारिवारिक विवाद, असंतोषजनक कार्य दशाएं, तो और उपयुक्त सभी। तो थकान के इसमें कोई थकान मतलब पूछा नहीं गया है कि बोर्डम थकान या कोई भी थकान फिक्स एक पूछा नहीं गया है। तो थकान के कई कारण हो सकते हैं, कार्य की अनिश्चितता, पारिवारिक विवाद, असंतोषजनक कार्य दशाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि थकान दूर करने के उपायों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। थकान दूर करने के उपायों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। विश्राम काल, अरुचिपूर्ण कार्य करना और कार्य कौशल विकसित करना और शारीरिक मुद्रा एवं उचित स्थिति अपनाना। मतलब थकान दूर करने के, जो थकान जब लग जाती है तो उसको दूर करने के उपायों में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है कि जिससे थकान दूर नहीं हो सकती है। तो विश्राम काल, अरुचिपूर्ण कार्य करना और कार्य कौशल विकसित करना और क्या है, शारीरिक मुद्रा एवं उचित स्थिति अपनाना। तो 15वें का आंसर है अरुचिपूर्ण कार्य करना। ठीक, अरुचिपूर्ण कार्य की जाएगी तो थकान जो है वो दूर नहीं होगी बल्कि थकान लगेगी। ठीक, तो क्योंकि जब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्य के विभिन्न आयामों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। कार्य के विभिन्न आयामों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। शारीरिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, आर्थिक आयाम, भौतिक आयाम। तो 16वें का आंसर है कि भौतिक आयाम। कार्य के विभिन्न आयामों में से कौन सा एक आयाम शामिल नहीं है। शारीरिक आयाम है, मनोवैज्ञानिक है, आर्थिक है, लेकिन भौतिक आयाम कोई आयाम नहीं है। जो कार्य के आयाम होते हैं तो ये क्या हो गया इसका ऑप्शन, भौतिक आयाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हमारे निर्णयों में विकल्पों के चुनाव हमारे व्यवहार द्वारा कार्य प्रणाली को एक आधार प्रदान करते हैं। निम्न में से कौन हमारे निर्णयों में विकल्पों के चुनाव हमारे व्यवहार तथा कार्य प्रणाली को एक आधार प्रदान करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है मूल्य, दूसरा है आदर्श, तीसरा है समाज, चौथा है विवेक। तो इसमें क्या है, 17वें का आंसर होगा कि निम्न में से कौन हमारे निर्णयों में विकल्पों के चुनाव हमारे व्यवहार तथा कार्य प्रणाली को एक आधार प्रदान करते हैं। हमने बताया है कि मूल्य जो है यह क्या करता है कि हमारे निर्णयों
में विकल्पों के जो हमारे व्यवहार और कार्यप्रणाली को एक आधार देता है। ये एक प्रकार का दर्शन है, देखने का नज़रिया है। ठीक, मूल्य जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़े हैं कि ये मूल्य लक्ष्य स्तर 3 होते हैं ना। ठीक, अब ये आप लोग का ये 18वें वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। आप मतलब समय योजना किस प्रकार की योजना है, समय योजना किस प्रकार की योजना है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक, 19वें का हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वें का क्या है, निर्णय लेना सोचना किस प्रकार के अंतर्गत आता है। मतलब जो हम निर्णय लेते हैं और सोचते हैं किस प्रयास के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने प्रयास कितने प्रकार के पढ़े हैं, प्रयास हम लोगों ने 5 पढ़े हैं। ठीक, कौन कौन से, एक चक्षु प्रयास था, और क्या था, चक्षु प्रयास था, मूढ़न प्रयास था, मानसिक प्रयास था, शारीरिक प्रयास था, चक्षु प्रयास, मतलब कई हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। ठीक, तो क्या है, निर्णय लेना सोचना किस प्रयास के अंतर्गत आता है, किस प्रयास के अंतर्गत आता है। अगर हम कोई चीज़ सोचेंगे, निर्णय लेंगे, तो वह शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आएगा नहीं। मूढ़न प्रयास की क्या हम उसको झुक के कोई कार्य को कर रहे हैं, मूढ़न प्रयास के अंतर्गत क्या था कि जो हम झुक कर कोई चीज़ उठा रहे हैं वो क्या है, मूढ़न प्रयास है। लेकिन चक्षु प्रयास क्या है, चक्षु प्रयास जो हम देख के करते हैं तो वह चक्षु प्रयास के अंतर्गत आता है। लेकिन निर्णय लेना सोचना, जो हम निर्णय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये क्या है, मानसिक प्रयास के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिट्टू सज्जा। सिट्टू सज्जा से तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो भी क्वेश्चन लिया गया है, देखिए हर जितने हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने क्लास लिए हैं काफ़ी हद तक उसी से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद देखिए ये सिट्टू सज्जा से तात्पर्य है सुबह में की गई सज्जा। ये गलत लिखा है, सुबह में की गई, ठीक, सुबह में की गई सज्जा। ठीक, और क्या है कि स्थान परिवर्तन करके की गई सज्जा, अर्थात स्थान परिवर्तन करके की गई सज्जा, स्थानांतरण विरोधी सज्जा और आधुनिक पुष्प सज्जा। मतलब 20वें का है, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सही होगा कि सिट्टू सज्जा, मतलब स्थानांतरण विरोधी सज्जा, मतलब उसी स्थान पर सजा दिया जाए, उसमें स्थान में परिवर्तन न किया जाए, यही क्या कहलाती है, स्थानांतरण विरोधी सज्जा कहलाती है। सिट्टू सज्जा से यही तात्पर्य है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कला के तत्व में, ये इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कला के तत्व में कौन सा नहीं है, कला के तत्व में कौन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या है, कला के तत्व पढ़े हैं। ठीक, कौन कौन सा कला के सिद्धांत पढ़े हैं, 2 हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कला के तत्व, कला के सिद्धांत। तो कला के तत्व में कौन नहीं है, रेखा, पोत, आकार, अनुपात। तो कला के तत्व में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, कौन सा नहीं है, 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अनुपात। तो हम लोगों ने रेखा, आकार, पोत, नमूना, लय, रिक्त स्थान, यही सब हम लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन हम लोगों ने अनुपात नहीं पढ़ा। अनुपात क्या है, कला के सिद्धांत है। एक बार फिर देखिए, कला के तत्व में कौन नहीं है, कला के तत्व हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। तो रेखा, आकार, पोत, नमूना, लय, रंग, रिक्त स्थान, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। रेखा हो गया, आकार, पोत, नमूना, रंग, रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग, लय, रिक्त स्थान। तो ये जो खाली जगह है या रिक्त स्थान है, ये 7 हम लोगों ने रेखा के तत्व पढ़े हैं। लेकिन अनुपात जो है वह क्या है, रेखा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, 22 की हम लोग पढ़ेंगे, जापान का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था कि जापान का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इकेबाना, टोकोनामा, शिन हाइकी। तो ये 22वें का आंसर होगा कि क्या कहलाएगा, जापान का पूजा स्थल। जापान का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाएगा, 22वें का किस नाम से, कि 22वें का आंसर होगा बी वाला, टोकोनामा। किससे,
टोकोनामा। और ये शिन्सो-हाइकी क्या होता है? रिक्त इकेबाना क्या है? इकेबाना एक पुष्प सज्जा वहाँ पर होती है। ये इकेबाना जो है, ये जो शिन्सो-हाइकी, शिन क्या है, सो क्या है, हाइकी क्या है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है। हाइकी क्या है और शिन क्या है? शिन्सो-हाइकी, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोग इसको जो नहीं समझ में आएगा या तो जो नहीं, आप लोग इसको समझ सकते हैं और इसको पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया गया है। ठीक, कि शिन किसको प्रदर्शित करता है, सो किसको प्रदर्शित करता है, और हाइकी किसको प्रदर्शित करता है? हाइकी क्या है? हाइकी जो है वह किसको प्रदर्शित करता है? पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। और शिन किसको प्रदर्शित करता है? वह स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। शिन सो, और सो मनुष्य को। ठीक, शिन्सो-हाइकी। ठीक, शिन कितने अंश पे होता है? 90 पे होता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों ने जापान के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोगों ने देखा टोकोनामा के नाम से जाना जाता है। और 23 का है, समय योजना किस प्रकार की होनी चाहिए? समय योजना किस प्रकार की होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए, लाभदायक होनी चाहिए, अव्यवहारिक होनी चाहिए, हानि रहित होनी चाहिए। तो समय योजना कैसी होनी चाहिए? कि व्यवहारिक होनी चाहिए। समय योजना जो है वह व्यवहारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? मतलब किसी कौशल का विकास करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? एक ही दिशा में बाँह घुमाकर क्या किसी कौशल का विकास किया सकता है? नहीं। लय पूर्वक कार्य करके। तो 24 का ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वह क्या है? क्या लय पूर्वक कार्य करके हम किसी कौशल का विकास कर सकते हैं? काम देखते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरे थोड़ा सही लग रहा है, इसको आगे बढ़ते हैं। कि काम करने का सही क्रम अपनाकर क्या किसी कौशल का विकास किया जा सकता है? और क्या है? चौथा है कि कोई नहीं। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लय पूर्वक कार्य करके किसी कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं? हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं? अपने हाथ और पाँव को कम चलाकर, अपने हाथ और पाँव को जल्दी चलाकर। क्या जल्दी चलाकर ऊर्जा की बचत की जा सकती है? नहीं। जितना हो सके उतना झुककर, ये भी गलत है। एक दिन में हम जितना काम कर सकते हैं उतना काम करके। मतलब 25 का होगा कि हम अपने हाथ और पाँव को कम चलाकर, इसको कम चलाते हुए काम को बहुत अच्छे से तरीके से करना। ये नहीं हम कम चला रहे हैं और काम जो है वो कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कम चलाकर उसको काम को कितने अच्छे से किया सके, यही क्या है? कार्य सरलीकरण में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो क्या है? 25 का होगा ए वाला आंसर कि हम अपने हाथ और पाँव को कम चलाकर क्या कर सकते हैं? अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। कौन क्षेत्र जो है वो मूल क्षेत्र नहीं है? बच्चों की देखभाल और विकास, खाद्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा, वस्त्र एवं परिधान। तो गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। 26 का क्या है? 26 का क्या है कि शारीरिक शिक्षा जो है वह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो 27 का क्या हो गया? 27 का हो गया डी वाला। ठीक, कौन सा? अर्थशास्त्र गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। अब आगे बढ़ते हैं कि 28 की तरफ। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाला कारक। मूल्य जो है वह मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाला कारक, ये कथन किसका है? 28 का है कि निकिल एवं डार्सी। ये निकिल एवं डार्सी इसका आंसर सही होगा। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाला कारक है, ये किसका कथन है? निकिल एवं डार्सी का। ठीक,
नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं कि किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, मनोवृत्ति, मूल्य, लक्ष्य सभी। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? लक्ष्य कहलाती है। ठीक, जो किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? लक्ष्य कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन का अर्थ देता है, डैश डैश, यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ इसको भरना है। क्या लक्ष्य जीवन को अर्थ देता है, या मूल्य जीवन को अर्थ देता है, मानक जीवन को अर्थ देता है, या धन जीवन को अर्थ देता है? तो क्या है इसमें? ये 21 का क्या था? किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या है? ये 29 का लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। और 30 का क्या है? जीवन को अर्थ देता है। 30 का क्या है? मूल्य। मूल्य जीवन को क्या करता है? अर्थ देता है। दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। जो लक्ष्य जो होते हैं वह कई होते हैं ना, एक दीर्घ होते हैं और एक अल्पकालिक होते हैं ना, तो लक्ष्य होते हैं। और जो छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं और बड़े लक्ष्य भी होते हैं। जैसे छोटे छोटे लक्ष्य को हम आसानी से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, जो बड़े लक्ष्य होते हैं वह छोटे छोटे लक्ष्य से होकर गुजरते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, लचीला होता है, कोई नहीं। तो 31 का क्या है कि ये दीर्घावधि लक्ष्य क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। क्या है गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान? आयोजन। आयोजन है। संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन नहीं है। पहले हम किसी चीज़ की आयोजन ही नहीं करेंगे तो आगे की क्रिया कैसे होगी? तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? आयोजन है। क्या है? आयोजन। 32 का डी वाला ऑप्शन सही होगा और 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा। ठीक। निर्णय प्रक्रिया के साधन हैं। निर्णय प्रक्रिया के साधन कौन कौन से हैं? संसाधन, ज्ञान एवं कुशलता, निर्णय प्रक्रिया सभी। तो निर्णय प्रक्रिया के साधन क्या हैं? सभी हैं। संसाधन भी है, निर्णय प्रक्रिया भी है, ज्ञान एवं कुशलता भी है। अब 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन के प्रेरक कारक हैं, मूल्य, लक्ष्य, स्तर सभी। तो 34 का आंसर क्या होगा? सभी। ठीक। और 35 का स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? ग्रीक, रूस, चीन, भारत। ग्रीक है। ठीक। कोर्टेजिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक क्या है? गृह प्रबंधन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, सभी। तो कोर्टेजिन के अनुसार गृह विज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। क्या है? प्रयोगात्मक है, सैद्धांतिक है, शारीरिक है और क्या है? सभी है। तो 36 का क्या होगा? प्रयोगात्मक विज्ञान है। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एंजेल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत आय बढ़ता है। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। इसको भी आप पिछली वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं कि एंजेल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत क्या होता है? भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत क्या होता है? वह घटता है। ठीक। आय बढ़ती है तो क्या करता है? भोजन पर होने वाला प्रतिशत क्या करता है? वह घटता है। ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे 37 का हो गया बी वाला ऑप्शन। 37 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया, वह घटती है। 38 का देखते हैं। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, भौतिक आय और मानसिक आय। तो परिवार में वस्तुओं और सेवाएं जो मुफ्त में मिलती हैं वह कैसी आय होती है? जो वस्तु के रूप में और सेवा के रूप में प्राप्त होती हैं वह क्या है? वह इसका ऑप्शन हो जाएगा कि वास्तविक आय, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का बी वाला ऑप्शन। अब 39 देखते हैं, 39 नंबर देखते हैं
कि संतुलन तालिका किस प्रकार से बनाई जाती है। संतुलन तालिका किस प्रकार से बनाई जाती है? साल के अंत में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं साल के अंत में क्या संतुलन तालिका बनाएंगे, साल के मध्य में बनाएंगे, साल के शुरुआत में बनाएंगे, ए एवं बी दोनों। तो क्या है 39 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला, साल के अंत में संतुलन तालिका बनाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC और जन भविष्य निधि। तो 40 का हो गया कौन सा ऑप्शन? सामान्य भविष्य निधि। अनिवार्य बचत का उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? सामान्य भविष्य निधि। ठीक, 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन जो है वह कैसे हैं, इसमें से कितना आप लोग कर सकते हैं। अपना आकलन करिए कितना आप लोग कर सकते हैं। और वैसे भी हम फ्री वीडियो दे रहे हैं, फ्री क्लास ले रहे हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग इसको जो भी आप लोगों को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या आप लोगों को कुछ कमी लग रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।